बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। इस दिन यानी कि 22 मार्च को बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और एक स्वतंत्र प्रांत बना था। बिहार कहाँ से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी पटना में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और पटना की बात करें तो ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। पटना कहाँ स्थित है? पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना में ही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाने वाला है। उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 3 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले न्यायाधीश जेम्स चामियर बने थे। जेम्स चामियर पटना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने थे। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? भाषा की बात की जाए तो बिहार में पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे नंबर पे उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी व उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है, जो हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। पीपल के पेड़ को ही हम बोधि वृक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसी को बैल तो किसी को गौर पता है इसमें, लेकिन पहले गौर था। पहले बिहार का राजकीय जो पशु है वो गौर था, ये मानते हैं, लेकिन बाद में इसको बदलकर बैल कर दिया गया है। अगर ऑप्शन में आपको बैल और गौर दोनों दे दिया जाए तो आपको बैल को प्राथमिकता देनी है, और अगर ऑप्शन में आपको बैल ना मिले तो गौर। ये सही हो जाने वाला है, गौर। तो हमारे ऑप्शन में बैल है तो हम बैल को ही सही आंसर मानने वाले हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। वहीं सारण प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। इन 3 जिलों में पहला सारण, दूसरा सिवान और तीसरा गोपालगंज शामिल है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिलों की संख्या की बात की जाए तो जिले हैं 38। अगर जिलों की हमने बात तो कर ली, लेकिन हमसे भी पूछ लिया जा सकता है कि सबसे नया जिला कौन सा है? तो सबसे नया जिला है अरवल। बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जिसे 20 अगस्त 2001 में बनाया गया था। 20 अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था अरवल को। बिहार में कितने अनुमंडल है? तो अनुमंडलों की बात की जाए तो ये 101 अनुमंडल है बिहार में, जो ऑप्शन बी में हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात की जाए तो ये पटना हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार पटना में कुल 57 लाख लोग रहते हैं। 57 लाख लोग कहाँ रहते हैं? तो पटना में रहता है। कब? 2011 के जनगणना के अनुसार। अब तो ये बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हमने पटना देख लिया था और सबसे कम है शेखपुरा में। शेखपुरा की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा में 6,36,000 लोग रहते थे, लेकिन अब तो जनगणना जो होगी, जो 2027 की डिजिटल जनगणना होने वाली है, इसमें ये भी बढ़ी हुई जनसंख्या आपको नजर आएगी। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात ये मुंगेर का है। मुंगेर में 876 व्यक्ति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात हो जाएगी। सबसे कम मुंगेर में है। इसके बाद है भागलपुर में 880, जो भागलपुर है वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे है मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है ये गोपालगंज है। तो गोपालगंज में 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, गोपालगंज की पूछ लिया जाए तो कौन सा प्रमंडल के तहत आता है? तो गोपालगंज सारण प्रमंडल के तहत आता है, और सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले आते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। ऑप्शन बी रोहतास बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। रोहतास की
हम साक्षरता दर बात करें तो 73.37% है। और सेकंड नंबर पे आपको पटना देखने को मिलेगा, जिसकी साक्षरता दर 70.68% का है। ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि पटना में ही सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर है, बच्चे वहीं पे रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो रोहतास का है 73.37%। आपको 2 नंबर पे पटना मिलेगा। पटना का साक्षरता दर 70.68% है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो सबसे कम है पूर्णिया में। ऑप्शन ए पूर्णिया में 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्णिया में 51.08% जो व्यक्ति हैं वो ही साक्षर है, यानी कि साक्षरता दर जो सबसे कम है बिहार में वो पूर्णिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नहीं मानिएगा तो कम से कम 20 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन सी किशनगंज। बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है किशनगंज को। बिहार का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो हम किशनगंज को कहते हैं। किशनगंज में 7127 मिलीमीटर आपको बारिश देखने को मिल जाएगी, जो सबसे ज़्यादा है बिहार में। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो हमने देख लिया, और सबसे कम है यहाँ पे औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है, यानी कि 101 सेंटीमीटर तक यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है बस। बिहार में सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला दोनों एक ही है, और ये है गया। ऑप्शन सी, बिहार में स्थित गया जिला सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। यहाँ गर्मी की बात की जाए तो गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक आपकी तापमान चली जाती है, वहीं पर ठंडी में 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिर के आ जाती है रात में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का अर्थ हो जाएगा बौद्ध मठ, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मूल रूप से बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार की बात की जाए तो ये 15 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, और ये सबसे पहले शुरुआत हुआ था बिहार के सारण और चंपारण से। बिहार के 2 जिले हैं सारण और चंपारण, यहीं से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ये 24 दिनों तक चली थी, और ये देश के हित में अगर बात की जाए तो 24 दिनों तक ये नमक सत्याग्रह चला था, जिसे हम दांडी मार्च भी बोलते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? यानी कि बिहार को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी। ऑप्शन बी 1906 में की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा ये मांग की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में गठित किया जाए। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य शामिल है? तो बिहार विधानसभा की बात की जाए तो इसमें वर्तमान में 243 सदस्य हैं। जब अगर हम ये पूछ लिया जाए कि जब झारखंड प्लस बिहार, यानी कि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो उस समय कितनी सीटें थी? तो उस समय 324 सीटें थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछ लिया जाएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा की हम बात करें तो कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं, जो ऑप्शन सी में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी, और इसके पहले न्यायाधीश जेम्स चामियर थे। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार के उस समय हार्डिंग के द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड हम बोलेंगे नहीं तो हार्डिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? राज्यसभा की बात की जाए तो बिहार में कुल 16 सीटें हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि झारखंड था वो बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड बिहार से। उस समय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, और वहीं राज्यपाल भी पूछ लिया जाता है तो विनोद चंद पांडे उस समय राज्यपाल थे। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि उड़ीसा जो था वो बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था,
और उस समय जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तब मुख्यमंत्री का पद न होकर प्रधानमंत्री का ही पद हुआ करता था। तो जब उड़ीसा अलग हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री महाराजा कृष्णचंद्र गजपति थे। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति थे, गजपति। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है उड़ीसा में? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के जो संपादक थे वो बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे। आपको ये पता होना चाहिए कि 1903 में बिहारी से पहले इसका नाम बिहार टाइम्स हुआ करता था। बिहार टाइम्स हुआ करता था। 1906 में इसका नाम बदलकर बिहारी किया गया। 1906 में इसका नाम बिहारी पड़ा संपादक यानी समाचार पत्र का, लेकिन 1903 में इसका नाम बिहार टाइम्स हुआ करता था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? 1922 का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था और अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने उस समय अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में सोनपुर मेले में किया गया था। सोनपुर के मेले में किया गया था। सोनपुर मेले को हम हरिहर नाथ मेले के नाम से भी जानते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी ये मार्च 1929 में हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार जो था वो बंगाल से ये 1912 में अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को। उस समय गवर्नर जनरल जो था वो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था। ये इम्पोर्टेंट है कि जब बिहार अलग हुआ बंगाल से तो गवर्नर जनरल कौन था? उस समय चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ये गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1857 की क्रांति के नेता बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के जो नेता थे वो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए सही है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे और जगदीशपुर अभी यानी कि वर्तमान के झारखंड में स्थित है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था 1541 में। 1541 ईस्वी में बिहार शरीफ से इसकी राजधानी पटना स्थानांतरित किया था। शेरशाह सूरी की राजधानी पहले बिहार शरीफ था, बाद में जब प्रांतीय राजधानी बनाया तो उसे पटना स्थापित किया 1541 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है वो बख्तियार खिलजी के हाथों 12वीं शताब्दी के अंत में नष्ट किया गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किया गया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया था? तो बिहार को सबसे पहले अपने राज्य में मिलाने का कार्य अकबर ने किया था। अकबर ने 1574 में वहाँ के शासक को हराया और 1576 में पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिया बिहार को। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और उदयन ने इसकी स्थापना करते ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने का कार्य भी उदयन ने ही किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। तो चंद्रगुप्त का जो महल था वह मुख्यतः लकड़ियों से बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ियों से बना हुआ था और मेगास्थनीज ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में भी किया हुआ है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में अभी हमने क्या बोला, सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो उदयन ने किया था, क्योंकि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। लेकिन हमारे ऑप्शन में उदयन नहीं है और ऑप्शन में उदयन ना हो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले उदयन ने बनाया, राजगृह से उसको अपने पाटलिपुत्र में स्थापित किया था राजधानी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु
चाणक्य थे, इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नहीं है भी, अभी भी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी का साथ दिया था, संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 17 मई 1934 को 17 मई 1934 को अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। अंजुमन इस्लामिया हॉल में पहली बैठक हुई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जेपी नारायण की बात की जाए, ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, जो ऑप्शन ए में है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।